Hello students of class 6th. Today we will discuss part 2nd of chapter number 9, the second urbanization, and in this part we will discuss about संगम literature. लिटरेचर को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है साहित्य. The rulers of the southern kingdoms were patrons of literature. जो राजा महाराजा हुआ करते थे साउदर्न किंगडम्स यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र होते थे वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो सहायक होते थे इन साहित्यों को बनाने के लिए. दे ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज और संगम्स. ये क्या करते थे? असेंबलीज और संगम इनको ऑर्गेनाइज किया करते थे. 3 लिटरेरी असेंबलीज वर हेल्ड अराउंड 300 BCE. 3 साहित्यिक असेंबलीज हुई थी अराउंड 300 BCE. स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स केम टू अटेंड दीज असेंबलीज. बहुत सारे विद्वान जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए थे इन असेंबलीज़ को अटेंड करने. इन असेंबलीज़ का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जो विद्वान थे वो आए थे. पोइट्स एंड लर्नड मैन कंपाइल्ड इम्पॉर्टेंट तमिल वर्क्स एट दीज असेंबलीज़. जो पोइट्स थे यानी कि जो कवि थे एंड लर्नड मैन या फिर कुछ ऐसे आदमी जो किन्हीं भी चीज़ों को याद किया करते थे, इन्होंने क्या करा? कंपाइल्ड किया यानी संकलित किया इम्पॉर्टेंट तमिल वर्क्स. जो तमिल वर्क हुआ करता था जो कि ज़रूरी तमिल वर्क्स था उसको एट दीज असेंबलीज़ इन असेंबलीज़ के अंदर. द लिटरेचर दैट वाज क्रिएटेड इज़ नोन एज संगम लिटरेचर. और जो साहित्य बना उसको क्या बोला गया? संगम लिटरेचर बोला गया. During this period there was a rapid development of literary works. इस पीरियड में बहुत तेज़ी से विकास हुआ था साहित्यिक कार्यों के ऊपर. जो साहित्यिक कार्य थे उनका जो विकास था वो बहुत तेज़ी से हुआ इस पीरियड में, इस समय में. संगम लिटरेचर डिस्क्राइब्स लाइफ इन दीज साउदर्न किंगडम्स. जो संगम लिटरेचर थी वो क्या बताती थी? ज़िंदगी के बारे में बताती थी जैसी ज़िंदगी इन साउदर्न किंगडम्स यानी दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ करती थी. दे गिव्स अस इमेंस इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. और जो संगम लिटरेचर थी इसने अत्यधिक जानकारियाँ दी सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कंडीशंस यानी कि जो परिस्थितियां होती हैं इन परिस्थितियों के बारे में जो जानकारियां थीं वो इस लिटरेचर ने दी. दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द संगम पीरियड. जो कि संगम पीरियड में प्रबल साबित हुई. यानी कि स्टूडेंट्स जो प्रिवेल्ड होता है उसका मतलब है प्रूव सुपीरियर. तो ये जो जानकारियाँ थीं ये सभी प्रबल साबित हुई संगम पीरियड में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट संगम लिटरेचर. नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. मैनी ऑफ अस मस्ट हैव रीड द जटाका टेल्स. These are a collection of short stories probably written by the common people. बहुत हम सब में से पढ़ते हैं जटाका टेल्स यानी जटाका की जो कहानियाँ हैं उनको. These are a collection of short stories. इनके अंदर बहुत छोटी छोटी कहानियों का क्या है? कलेक्शन है. यानी कि इन टेल्स के अंदर देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज प्रोबेबली
रिटन बाय द कॉमन पीपल, और ये संभवतः जो आम आदमी हैं उनके द्वारा लिखी गई। अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट देयर वॉज अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, और इन टेक्स्ट के मुताबिक देयर वॉज अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, इसमें बहुत सारे प्रकार के ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, बोथ रूरल एंड अर्बन, शहरी और गांव से संबंधित। अपार्ट फ्रॉम फार्मर्स, किसानों के अलावा, कैटल हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, कैटल हर्डर्स यानी कि जो पशुचारक हुआ करते थे, एंड ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे, इनके अलावा देयर वर वॉशरमैन्स, कपड़े धोने वाले जो आदमी हुआ करते थे वो, बार्बर्स यानी कि जो नाई होते हैं वो, टेलर्स यानी कि जो दर्जी होते हैं वो, पेंटर्स यानी कि जो पुताई करने वाले होते हैं वो, एंड कुक्स यानी कि जो खाना बनाने वाले होते हैं। तो किसानों के अलावा, किसानों, पशुचारकों और व्यापारियों के अलावा ये सब लोग भी उस टाइम हुआ करते थे। द अर्बन प्रोफेशंस इंक्लूड स्क्राइब्स, फिजिशियंस, अकाउंट्स एंड मनी चार्जर्स। जो अर्बन प्रोफेशंस के अंदर शामिल किए गए थे, जितने भी प्रोफेशंस थे वो सभी क्या थे? स्क्राइब्स यानी कि लेखक, फिजिशियंस यानी कि जो चिकित्सक हुआ करते हैं, अकाउंटेंट्स एंड मनी चेंजर्स। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोफेशंस जिनको अर्बन प्रोफेशंस में शामिल किया गया था। एंटरटेनर्स एंड फॉर्चून टेलर्स। फॉर्चून टेलर्स होते हैं स्टूडेंट्स ज्योतिषी। द आर्टिसंस इंक्लूडेड आइवरी वर्कर्स। आर्टिशंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कारीगर। जो कारीगर हुआ करते थे उनमें कौन कौन से कारीगर शामिल थे? आइवरी वर्कर्स। आइवरी होता है जो हाथी का दांत होता है, तो हाथी के दांत को बनाने के लिए जो वर्कर्स हुआ करते थे वो सभी इन कारीगरों में शामिल थे। मेटल स्मिथ्स यानी कि जो लोहार हैं, वीवर्स यानी कि जो बुनकर हैं, कारपेंटर्स एंड पॉटर्स। पॉटर्स होते हैं कुम्हार। तो ये सभी क्या थे? कारीगर। कारीगरों के अंदर जो शामिल थे वो ये सब थे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करे। देयर इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो, और इसमें पुरातन संबंधी सबूत थे। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर फोर्टिफाइड, और बहुत सारी जो शहर हुआ करते थे वो सभी कैसे थे? मजबूत थे। फोर्टिफाइड का मतलब होता है मजबूत। मैनी टेराकोटा फिगुरीन्स। फिगुरीन्स होती हैं मूर्तियाँ। जो बहुत सारी टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ थीं, हैव बीन फाउंड एट राजागृह। वो राजगृह में खोजी जाती थी या पाई जाती थी। द फॉर्मर कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगृह था वो मगध में जो राजधानी हुआ करती थी उसके अंदर था। मोनेस्ट्रीज हैव बीन एस्केवेटेड एट वेरियस प्लेसेस। जो आश्रम हुआ करते थे उनकी जो खुदाई हुआ करती थी वो बहुत सारी जगह पर हुई, इंक्लूडिंग कपिल वस्तु। उसमें कपिल वस्तु भी शामिल हुआ। तो कपिल वस्तु के अंदर भी आश्रम्स की जो खुदाई थी वो की गई। ड्रेन्स, वेल्स एंड ब्रिक टैंक्स फाउंड इन उज्जैन
इंडिकेटेड सम काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग। ड्रेन्स यानी कि जो नालियाँ थीं, वेल्स यानी कि जो कुएँ थे, एंड ब्रिक टैंक्स ये सभी कहाँ पर पाए गए? उज्जैन में पाए गए, जिन्होंने क्या दर्शाया? देयर इज़ सम काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग। इन्होंने ये दर्शाया कि ये जो एक कस्बा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिंग वेल्स इन मैनी सिटीज़। जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या करा? रिंग वेल्स को बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे शहरों में पाया। दीज आर टेराकोटा रिंग्स। और ये जो रिंग वेल्स थे ये किसके बने हुए थे? टेराकोटा के बने हुए थे। अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। और ये जो रिंग्स थीं ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित थीं। दीज सीम्स टू हैव बीन मेड फॉर डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर और टॉयलेट्स। और इनका जो बनाने का जो उद्देश्य था, ये इन रिंग वेल्स का बनाने का एक उद्देश्य था स्टूडेंट्स, तो वो क्या था कि ताकि जो डर्टी वाटर है, जो गंदा पानी है, और जो टॉयलेट्स हैं उसमें जितना भी सीवर निकलता था उस सभी को क्या हो सके? निस्तारण हो सके, उसका डिस्पोजल हो सके। तो इसीलिए इन रिंग वेल्स को बनाया गया। डिस्पोजल को और हम क्या लिख सकते हैं? द एक्ट और मीन्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। कि कोई भी चीज़ है उसको अगर हमें उससे हमें छुटकारा पाना है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डिस्पोजल वाला जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। और डिस्पोजल को हम हिंदी में निस्तारण भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो रिंग वेल्स थे ये बनाए गए। और ये किसके बने हुए थे? टेराकोटा के बने हुए थे। तो स्टूडेंट्स इस फिगर में आप देख सकते हैं रिंग वेल, जो कि किसका बना हुआ है? टेराकोटा का बना हुआ है। और इनके ज़रिए क्या होता था कि जो गंदा पानी है और जो कि टॉयलेट से निकल रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है, तो उसका क्या हो सके? डिस्पोजल हो सके, उसका निस्तारण हो सके, या फिर उससे हमें छुटकारा मिल सके। तो हम तो उस समय में क्या बनाए गए थे? रिंग वेल्स बनाए गए थे। अब आ जाते हैं कॉइन्स। पाली टेक्स्ट कंटेन्स द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस ऑफ कॉइन्स। जो पाली टेक्स्ट था, पाली भाषा के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा गया था जिसके अंदर फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस दिए गए, यानी कि कुछ पहले के निश्चित टेक्स्ट जो कि पाली टेक्स्ट थे वो उसके अंदर, उसके संदर्भ में कॉइन्स के संदर्भ में दिए गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ कॉइन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत हज़ारों मात्रा में जो कॉइन्स थे वो देखे फ्रॉम मैनी साइट्स। अपनी बहुत सारी साइट्स पर उन्होंने हज़ारों की तादाद में ये जो कॉइन्स थे वो देखे। दे वर मेड ऑफ कॉपर और सिल्वर। ये कॉपर और सिल्वर के बने हुए थे। एंड द डिज़ाइन वाज पंच्ड ऑन द मेटल। और इनकी जो बनावट थी उसको जो धातु हुआ करती थी उस पर दबा दिया जाता था। तो कॉपर और सिल्वर क्या हैं स्टूडेंट्स? मेटल हैं। और जितना भी डिज़ाइन हुआ करता था वो
इन मेटल्स के ऊपर ही क्या करा जाता था, उसको दबाया जाता था, यानी कि पंच्ड किया जाता था। इसीलिए इनको क्या बोला गया, पंच्ड मार्क कॉइन्स बोला गया। दीज आर कॉल्ड पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। द यूज ऑफ कॉइन्स हैड इम्पॉर्टेंट implications फॉर ट्रेड। और इन कॉइन्स का, इन सिक्कों का उपयोग एक ज़रूरी पहलू व्यापार के लिए बन गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर के कुछ पंच्ड मार्क कॉइन्स इस फिगर में दिखाए गए हैं। तो ये जो कॉइन्स हैं ये सिल्वर मेटल के बने हुए हैं एंड दीज आर पंच्ड मार्क कॉइन्स। जो डिज़ाइन है आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, उसको क्या किया गया है, पंच्ड किया गया है, यानी उनको दबाया गया है मेटल के ऊपर। तो अलग अलग डिज़ाइन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस फिगर में। तो इसी टाइप के जो कॉइन्स थे वो उस समय हुआ करते थे व्यापार करने के लिए। अब आ जाते हैं क्राफ्ट्स पर। क्राफ्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कारीगरी बोलते हैं। तो जो सेकंड अर्बनाइजेशन था उस टाइम पर कारीगरी किस टाइप से होती थी, आइए पढ़ते हैं। पोट्री of a different kind has been found in the northern parts of the subcontinent। जो बर्तन थे अलग अलग प्रकार के, उनको खोजा गया in the northern parts, उत्तरी भागों में, of the subcontinent, उपमहाद्वीप में। This pottery had a shiny glossy surface with mirror effect। और ये जो बर्तन हुआ करते थे, ये इनकी जो सतह थी वो कैसी थी, चमकीली सतह थी विद मिरर इफ़ेक्ट। और आपको उसको देख करके ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि शीशे जैसा प्रभाव आपको देखते ही बनेगा। दिस पॉटरी इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर। और इन बर्तनों को क्या बोला गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऐसे बर्तन जिन पर ब्लैक पॉलिश की गई थी। द डिस्कवरी ऑफ सम पॉट्स मेड बाई जॉइनिंग ब्रोकन पीसेस इंडिकेट्स दैट द पोट्री वॉज ऑफ एन एक्सपेंसिव काइंड। और जो खोज थी कुछ पॉट्स यानी कि कुछ घड़ों की, वो कैसे हुई, दे आर मेड बाई जॉइनिंग ब्रोकन पीसेस। ये कैसे बनाए जाते थे, तो खोज के बारे में हम बाद में देखेंगे। ये किस तरीके से बनाए जाते थे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बनाए जाते थे। इंडिकेट्स दैट द पॉटरी वॉज ऑफ एन एक्सपेंसिव काइंड। और ये चीज़ दर्शाती थी कि ये जो बर्तन हुआ करते थे ये काफ़ी महंगे होते थे। तो इन बर्तनों की जो खोज थी वो भी सेकंड अर्बनाइजेशन में हुई। Historians have concluded that the people of the settlements were rich। जो इतिहास लेखक हुआ करते थे उस समय, उन्होंने निश्चित किया कि जो लोग हैं, जो लोग उस टाइम पर हुआ करते थे, जो रहते थे, वो सभी कैसे हुआ करते थे, रिच यानी कि अमीर। अनदर इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट वॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ। और एक और बहुत ज़रूरी क्राफ्ट यानी कि यहाँ पर जो क्राफ्ट है दैट वाज डिनोटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ क्लोथ, यानी कि कढ़ाई से संबंधित है। तो कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती थी वो भी एक तरीके की उस टाइम पर बहुत ज़रूरी कारीगरी के अंतर्गत आई। बोथ मैन एंड वुमेन वर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। और ये जो कार्यकृति थी इसके अंदर आदमी भी थे और औरतें भी थीं जिनको शामिल किया गया। टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स वर वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। और बहुत ज़रूरी सेंटर्स इनके लिए तैयार किए गए जहाँ पर ये एक्टिविटी होती थी। एक तो थी
वाराणसी यानी कि वाराणसी जो कि उत्तर में है वहाँ पर, एंड मदुरई इन द साउथ, मदुरई जो कि दक्षिण में है। तो इनके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की जो क्राफ्ट एक्टिविटी थी वो हुआ करती थी, एंड दिस क्राफ्ट एक्टिविटी डिनोट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, यानी कि ये कढ़ाई से संबंधित थी। और इसके अंदर स्किल्ड मैन एंड वुमेन जो हुआ करते थे उस समय, उनको शामिल किया गया, जो कि ये एक्टिविटी किया करते थे। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स गिल्ड्स पर। गिल्ड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? गिल्ड्स को हम बोलते हैं मंडली। Craftsmen and artisans formed associations called guilds or shrines. क्राफ्ट्समैन यानी कि जो शिल्पकार हुआ करते थे, एंड आर्टिसंस यानी कि कारीगर हुआ करते थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, एक संघ बनाया, एक संघ का गठन किया, जिसको क्या बोला गया? गिल्ड बोला गया। यानी कि एक तरीके की मंडली इन्होंने बनाई, जिसके अंदर ये दोनों क्राफ्टमैन और आर्टिसंस दोनों पाए जाते थे। द एनॉर्मस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वॉज मेंटेन्ड बाय दीज गिल्ड्स। और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थीं उसको, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा की जाती थी, इसको बनाए रखने के लिए जो निर्माण संबंधी कार्यकृतियाँ थीं, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा होती थीं, दैट वर मेंटेन्ड बाय द गिल्ड्स। तो ये सब किनके द्वारा बनाए रखी जाती थी? गिल्ड्स के द्वारा। सम गिल्ड्स ऑर्गेनाइज्ड देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कुछ मंडलियाँ ऐसी भी होती थीं जो कि अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑर्गेनाइज किया करते थे। दे ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बोट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेरियस पोर्ट्स। इन्होंने क्या अपनाया? इन्होंने अपनाया ए लार्ज नंबर ऑफ बोट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में नावों को, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, जो माल हुआ करता था उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इन्होंने इन नावों को अपनाया। फ्रॉम वेरियस पोर्ट्स, बहुत सारी जो बंदरगाहें होती थीं, यानी कि जो पोर्ट्स हुआ करते थे, वहाँ से ये नावों का उपयोग किया करते थे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन लार्ज नंबर्स। तो जो बोट्स का नंबर होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। Guilds had their own laws regarding organization, production, fixation of prices of commodities, etc. जो गिल्ड्स होते थे इनके अपने ही लॉज, अपने ही सिद्धांत होते थे, अपने ही कानून होते थे रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन, उत्पादन के रिगार्डिंग, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, जो कीमतें थीं उसका उसकी स्थिरता, यानी कि उसका जो निर्धारण होता था कीमतों का। कोई भी माल है तो उसकी माल की कोई भी कीमत होती थी, तो उस कीमत की क्या होती थी? स्थिरता होती थी। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब गिल्ड्स के ही अपने कानून
हुआ करते थे। दे सेटल्ड डिस्प्यूट अमंग मेंबर्स। जो मेंबर्स हुआ करते थे उनके जो विवाद होते थे, विवादों को भी सेटल करने का काम, विवादों को सुलझाने का काम भी जो ये गिल्ड्स थे वो करते थे। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल। ये ट्रेनिंग दिया करते थे और रॉ मटेरियल को प्राप्त करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया करते थे। दे ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। द रिच पीपल डिपॉजिटेड मनी। जो अमीर लोग थे वो मनी यानी कि पैसे को जमा किया करते थे। एंड अर्नड इंटरेस्ट, और ब्याज को अर्जित किया करते थे। द गिल्ड्स लोन्ड मनी टू आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। जो ये गिल्ड थे ये पैसे को उधार दिया करते थे टू आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, कारीगरों को और व्यापारियों को। द टैक्सेस पेड बाय द गिल्ड्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट। और जितने भी कर इन गिल्ड्स के द्वारा दिए जाते थे या इनका गठन किया जाता था, ये क्या बना, एक बहुत ज़रूरी सोर्स ऑफ इनकम बना टू द स्टेट, किसी भी राज्य के लिए। द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ गिल्ड्स आर डिस्कस्ड इन चाणक्य's अर्थशास्त्र। जो इन गिल्ड्स का जो गठन था और इनके जो कार्य थे उसका जो डिस्कशन था वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में किया गया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।